हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीबीएमएस यूनिट 4 के बारे में। वन शॉट में हम लोग देखेंगे कि डीबीएमएस यूनिट 4 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बेसिकली जो टॉपिक्स हमारे डीबीएमएस यूनिट 4 में कवर होते हैं वो है हमारी एसिड प्रॉपर्टीज, सीरियलाइजेबिलिटी, शेड्यूल्स, लॉग बेस्ड रिकवरी, डेडलॉक, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डेटा रेप्लिकेशन वर्सेस डेटा फ्रेगमेंटेशन और कॉन्करेंसी कंट्रोल्स। ठीक है, ये इतने टॉपिक हैं जो यूनिट 4 के अंदर हैं, इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में। सो एसिड प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारे डेटाबेस को ज़्यादा इन्हेंस, इंटीग्रेट और प्रॉपरली वर्क एफिशिएंट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिसिटी की, ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी ACID से मिलके बना है, ठीक है, जिसमें A का मतलब होता है एटॉमिसिटी, C का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, I का मतलब होता है आइसोलेशन और D का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे डेटाबेस में, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं। एटॉमिसिटी की अगर बात करें तो एटॉमिसिटी क्या होता है? इट एंश्योर्स दैट आइदर अ ट्रांजैक्शन इज डन कंप्लीटली और नथिंग हैपन्स एट ऑल। मतलब ये है कि या तो ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी हमारी, और या तो कोई भी तरह का चेंज नहीं होगा। ठीक है, हेल्प्स मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस, प्रिवेंटिंग इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट चेंजेस। ये जो है हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इन्हेंस करता है और इस चीज़ से डेटाबेस को प्रिवेंट करता है कि वहाँ पे कोई भी इनकम्प्लीट चेंज या फिर इनकंसिस्टेंट चेंज एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, एक तरीके से समझो तो आप लोगों ने, एक मूवी का डायलॉग था शायद, मुझे याद है, उसमें हीरो जो है वो हीरोइन से कहता है, मतलब कि जो लीड कास्ट मेल एक्टर है वो फीमेल एक्ट्रेस से कहता है कि या तो तुम पूरी तरीके से आना और या तो बिल्कुल मत आना। तो ये वही केस है एटॉमिसिटी का हमारा, या तो ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से हो जाएगा और या तो होगा ही नहीं। ठीक है, आई होप एटॉमिसिटी अब क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर एग्जांपल की हम बात करें, इमेजिन ट्रांसफरिंग मनी इन बैंक अकाउंट, एटॉमिसिटी इंश्योर्स दैट इफ डेबिट फ्रॉम वन अकाउंट हैपेंस, द क्रेडिट टू अदर अकाउंट हैपन एट द सेम टाइम। इफ एनी पार्ट फेल्स, एंटायर ट्रांजेक्शन इज रोल्ड बैक। मतलब क्या है, एटॉमिसिटी ये इंश्योर करता है कि जस्ट सपोज करो कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, इस अकाउंट से अगर आपका बैलेंस डेबिट हो गया है तो इस अकाउंट में बैलेंस आपका क्रेडिट हो जाना चाहिए सेम टाइम पे। अगर यहाँ क्रेडिट नहीं हुआ और यहाँ डेबिट हो गया तो आपका डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, बीच में डेटा नहीं रुकेगा। एटॉमिसिटी ये इंश्योर करता है कि अगर यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ है तो यहाँ क्रेडिट होगा, तुरंत ही होगा। ठीक है, कोई भी तरह का डेटा लॉस यहाँ पे नहीं अवॉइड किया, कोई भी तरह का डेटा लॉस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो आई होप एटॉमिसिटी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। अब बात करें अगर कंसिस्टेंसी की, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट एंश्योर्स दैट अ ट्रांजैक्शन ब्रिंग्स द डेटाबेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर। ये इंश्योर करता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है, जो डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो डेटाबेस को एक वैलिड स्टेट से किसी दूसरी वैलिड स्टेट पे ही ले जाए। मतलब कि द पर्पस इज टू मेंटेन द करेक्टनेस एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा। डेटा हमारा ट्रांजैक्शन के पहले या ट्रांजैक्शन के बाद कहीं भी डेटा हमारा इनवैलिड नहीं होना चाहिए, हमेशा वैलिड स्टेट से वैलिड स्टेट पे ही जाएगा हमारा डेटा। ठीक है, ये डेटा की करेक्टनेस और उसकी वैलिडिटी को इनहेंस करने का काम करती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इन ई कॉमर्स सिस्टम व्हेन अ कस्टमर परचेजेज एन आइटम। सपोज करिए कि एक ई कॉमर्स सिस्टम है जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह है, वहाँ पे आप किसी आइटम को परचेज करते हो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्या इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है और आपके अकाउंट में, ठीक है, आपके अकाउंट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। ऐसा केस कभी नहीं होगा कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है बट आपके अकाउंट में उसको ऐड नहीं किया गया, या आपके अकाउंट में ऐड हो गया और प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिड्यूस नहीं हुई। ठीक है, सो इस चीज़ को मेंटेन करने का काम कौन करता है? कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या करता है? इट गिव्स ईच ट्रांजैक्शन इट्स ओन बबल, प्रिवेंटिंग इंटरफेस फ्रॉम अदर्स। ये हर एक ट्रांजैक्शन को एक अपना बबल दे देता है। बबल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बबल एक तरह का काफ़ी सारी चीज़ों के होते हैं यार। बबल, बबल हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बबल को हिंदी में क्या कहते हैं, बट बबल से आप लोग समझ पा रहे हो ना, उसको अपना एक क्राइटेरिया दे देता है, अपना एक सिस्टम दे देता है, अपना एक इन्वायरमेंट दे देता है जिसके अंदर हमारी ट्रांजैक्शन हो सकती है, अकर हो सकती है बिना किसी दूसरी ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हुए या बिना किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को अफेक्ट किए। ठीक है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इवन इन
कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन वही चीज़ है, जब भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन सेम टाइम पे हो रही होंगी तो उस टाइम में भी हमारी ट्रांजैक्शन के पास अगर आइसोलेशन है तो इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है, बिना किसी ट्रांजैक्शन को इफेक्ट किए। Imagine two users updating their profile simultaneously on a social media platform. Isolation ensures change made by one will not impact changes made by other. मतलब क्या है, आप सपोज करो कि इंस्टाग्राम आप सब यूज़ करते होगे आई गेस, ठीक है, तो जो नहीं करते उनको एक्सेप्शन एज रख लेते हैं। इंस्टाग्राम पे कोई दो लोग हैं, वो अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं सेम टाइम पे, ठीक है, तो आइसोलेशन का काम क्या होता है कि जो पर्सन ए है और जो पर्सन बी है, अगर ये अपनी प्रोफाइल में किसी भी चीज़ को अपडेट कर रहा है तो उसका डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट इस पर्सन की प्रोफाइल पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसी तरह का प्रोसेस होता है हमारे आइसोलेशन के अंदर। ये बस एग्जांपल था, ठीक है, ये सारा गेम ट्रांजैक्शंस के अंदर होता है। इंस्टाग्राम वाला सिर्फ एग्जांपल था, इसको आप एग्जांपल की तरह मेंशन कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी इंश्योर्स दैट द कमिटेड चेंजेस परसिस्ट इवन इन द फेस ऑफ सिस्टम फेलियर। ड्यूरेबिलिटी ये इंश्योर करता है कि जो चेंजेस ट्रांजैक्शन ने हमारे कर दिए हैं ऑलरेडी, वो चेंजेस हमारे सेव हो जाएंगे भले ही हमारा सिस्टम फेल हो जाए आगे जाके, ठीक है। इट मेक्स श्योर दैट इफ वंस अ ट्रांजैक्शन इज कन्फर्म्ड इट इफेक्ट्स आर परमानेंट। ये मेक श्योर करता है कि अगर ट्रांजैक्शन एक बार हमारी कंफर्म हो गई तो उस ट्रांजैक्शन के कंफर्म होने से जो भी इफेक्ट हुआ है डेटाबेस में वो परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। कंसीडर एन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर। ड्यूरेबिलिटी इंश्योर्स दैट वंस यू सेव चेंजेस देयर आर स्टोर्ड सिक्योरली। मतलब कि आप ये सोचिए कि आप किसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर पे काम कर रहे हो और जब आप सेव करोगे उसको, ठीक है, अगर आप वर्ड पे भी काम कर रहे हो तो आप कंट्रोल एस दबा के उसको सेव करते हो। जब भी आप उसको सेव करोगे तो इस ड्यूरेबिलिटी क्या इंश्योर करती है कि वो डेटा आपका परमानेंटली स्टोर हो जाए, ठीक है। वर्ड खैर आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑनलाइन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन और डेटाबेस कनेक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। इवन इफ सिस्टम क्रैशेस आफ्टरवर्ड्स योर एडिट परसिस्ट प्रिवेंटिंग डेटा लॉस। मतलब कि ड्यूरेबिलिटी होने से होता क्या है कि अगर सिस्टम क्रैश कर देता है, ठीक है, आपने सेव कर दिया डेटा, उसके बाद अगर आपका सिस्टम क्रैश कर गया या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई सिस्टम के अंदर, तो उस केस में आपने जितनी एडिटिंग की है, आपने जितना डेटा स्टोर किया है, वो डेटा लॉस नहीं होगा। वो डेटा लॉस प्रिवेंट कर देगा हमारा ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। सो आई होप एसिड प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। एसिड प्रॉपर्टीज़ में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, यही चार प्रॉपर्टीज़ हैं और आपको इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। अगर आप इतना एक्सप्लेन कराते हो तो आराम से आपको 10 में से 8-9 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे से करना है, ईजी है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। इसके बाद आता है हमारा सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है। सीरियलाइजेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना इसको। एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, थ्योरी भी मिल सकती है, ठीक है। सो सीरियलाइजेबिलिटी होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। इट एंश्योर्स दैट ट्रांजैक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट एज इफ दे आर एग्जीक्यूटेड इन सीरियल इवन इफ एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली। मतलब कि सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन हमारी कॉन्करेंटली अकर हो रही है, मतलब एक साथ अकर हो रही हैं, बट स्टिल ये एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो जो सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो एक सीरियल ऑर्डर में हो रही हैं, ठीक है। एक्चुअली में वो सीरियल में नहीं होती हैं, वो कॉन्करेंटली ही होती हैं, बट सीरियलाइजेबिलिटी करता क्या है, उनको एक सीरियल में प्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ आ गई बात। It maintains the illusion that all transactions are executed in a specific order, enhancing the consistency of database। और ऐसा करने से होता क्या है कि हमारे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाती है, हमारा डेटाबेस ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। सीरियलाइजेबिलिटी का इतना ही मतलब है। आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी सी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीरियलाइजेबिलिटी में टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और भी इसके बारे में डिटेल में देखा जाता है थोड़ा, ठीक है। Conflict serializability and view serializability are the two types of serializability, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं अगर आपको न्यूमेरिकल के साथ ये दोनों अटैच मिल गए तो, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी होती क्या है, फोकस ऑन ऑर्डर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इन कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन। मतलब कि ये ऑर्डर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस पे फोकस करता है किसी भी कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन के अंदर, जबकि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का काम क्या होता है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट पे फोकस करता है और स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन किस, मतलब देखो ट्रांजैक्शन दोनों केसेस में हो रही है, ठीक है। इस केस में कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन हो रही है, इस केस में भी ट्रांजैक्शन हो रही है, बट
काम क्या है इसका, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन, जहाँ पे भी ऑपरेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होंगे वहाँ पे इसका मेन फोकस रहता है किस ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, और उसको किस तरीके से सीरियलाइज करना है। बट व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या करता है, ये फाइनल रिजल्ट को पकड़ता है और वहाँ पे सीरियलाइजेबिलिटी चेक करता है, ठीक है। कंसीडर कन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग रीड एंड राइट ऑपरेशन, ये कंसीडर करता है उन कन्फ्लिक्ट्स को जो रीड और राइट ऑपरेशन में आ रहे होते हैं, ये ओवरऑल रिजल्ट पे ही कंसीडर करता है, उसी को कंसीडर करता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ है। मैनेजेस द कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, ये सारे कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन को मैनेज करता है। कंसर्न अचीविंग इक्विवेलेंट फाइनल स्टेट्स फॉर ट्रांजैक्शन, ये कोशिश करता है कि सारी ही इक्विवेलेंट फाइनल स्टेट अचीव कर ली जाए एक ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन पे मेरा मतलब है कि एक टाइम पे एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो एक ट्रांजैक्शन पे, मल्टीपल हो रही है तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन में। एंश्योर राइट ऑपरेशन डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर्स ऑर्डर, ये एंश्योर करता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी हमारा एंश्योर करता है कि जो राइट ऑपरेशन है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऑर्डर को एक तरीके से मिसमैच ना करे या फिर एक दूसरे के ऑर्डर में कन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट करे, ठीक है। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी गारंटीज दैट ओवरऑल डेटाबेस स्टेट्स आर कंसिस्टेंट, ये गारंटी करता है कि जो हमारा ओवरऑल डेटाबेस की स्टेट है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है शेड्यूल, ठीक है। सीरियलाइजेबिलिटी में इतना ही, इसके अलावा न्यूमेरिकल आता है एक, और न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो उसको। शेड्यूल की अगर बात करें तो शेड्यूलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, और वो न्यूमेरिकल मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक बार आप शेड्यूल यहाँ पे समझ जाओगे कि होता क्या है, तो इस पे बेस्ड कैसा भी न्यूमेरिकल आए आप लोग कर लोगे, इसलिए मैंने उसको नहीं इंक्लूड किया था, ठीक है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करा दो, बट उसको ना इंक्लूड करने का यही रीज़न था कि अगर आपको एक बार थ्योरी इसकी क्लियर हो गई तो आप आराम से शेड्यूल पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। शेड्यूल होता क्या है, अ शेड्यूल इज अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन विद द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द ट्रांजैक्शन। जो शेड्यूल होता है हमारा, शेड्यूल बेसिकली एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो ये डिफाइन करता है कि ट्रांजैक्शंस को किन ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसी को हम शेड्यूलिंग कहते हैं। रिकवरेबल शेड्यूल, कास्केडलेस शेड्यूल और स्ट्रिक्ट शेड्यूल, ये तीन टाइप के हमारे पास शेड्यूल होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो ऐसे ही पूछा जाएगा आपको कि आप फाइंड कीजिए कि कौन सा गिवन ट्रांजैक्शन सेट हमारा रिकवरेबल है, कौन सा हमारा स्ट्रिक्ट है और कौन सा हमारा कास्केडलेस है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिकवरेबल शेड्यूल होते क्या हैं। In recoverable schedule for each pair of transaction Ti and Tj, if Tj reads a data item previously written by Ti, then Tj will commit only after the Ti has committed the operation. समझ आया? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। देखो, रिकवरेबल शेड्यूल हमारा क्या कहता है कि अगर Ti और Tj, फॉर एग्जांपल यहाँ T1 और T2 है, ठीक है, ये कोई दो ऑपरेशन, दो ट्रांजैक्शंस हैं अलग अलग, ठीक है। तो T1 जिस डेटा को रीड कर रहा है, ठीक है, T2 भी उस डेटा को रीड कर सकता है, बट केस क्या है, T1 रीड कर लेगा उसके बाद T2 रीड करेगा, ठीक है। और T2 कमिट कब करेगा, T2 तभी कमिट कर सकता है जब T1 ने कमिट कर दिया हो ऑलरेडी। यहाँ पे रीडिंग हुई, रीडिंग यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे राइट हुआ, राइट यहाँ भी हो सकता था, बट इसके कमिट करने से पहले ये कमिट नहीं कर सकता। अगर इसने कमिट कर दिया इसके कमिट करने से पहले तो हमारा शेड्यूल रिकवरेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो मतलब एग्जाम में बस आपको इतना चेक करना है कि जो दो शेड्यूल आपको गिवन है या जो दो ट्रांजैक्शंस आपको गिवन है उसमें आपको देखना है रिकवरेबिलिटी के लिए कि कमिट किसने पहले किया है। अगर T2 ने पहले कमिट कर दिया T1 से तो इसका मतलब होगा कि T2 हमारा नॉन रिकवरेबल, मतलब ये ट्रांजैक्शन हमारी नॉन रिकवरेबल हो जाएगी। अगर कमिट इसका पहले है तो मतलब ट्रांजैक्शन हमारी रिकवरेबल है। बस देख लेना कि कौन से डेटा पे बात हो रही है। अगर यहाँ आ रहे है और कमिट हो गया है, सॉरी रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए है और कमिट हो गया है, यहाँ पे अगर सपोज करिए रीड ऑफ ए होता, यहाँ पे रीड ऑफ बी होता, यहाँ राइट ऑफ ए होता, यहाँ कमिट होता, फिर यहाँ कमिट होता, तो फिर आप इसको नहीं बोल सकते थे कि ये हमारा रिकवरेबल नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे किसी भी वैल्यू को चेंज करने से T1 में फ़र्क नहीं पड़ेगा या T1 में किसी वैल्यू को चेंज करने से T2 में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर मैं बेसिक समझाऊं कि रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी रीडिंग यहाँ पे हुई है उसको अगर यहाँ पे रीड और राइट किया जा रहा है दूसरे ट्रांजैक्शन में, ठीक है, तो जब तक T1 कमिट नहीं कर देगा तब तक T2 कमिट नहीं कर सकता, ठीक है। इतना सा है ये बस,
ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कास्केडलेस शेड्यूल, ठीक है। कास्केडलेस शेड्यूल क्या होता है? हियर फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रांजैक्शन टी आई एंड टी जे, ठीक है। टी आई टी जे एक पेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, सच दैट टी जे रीड्स द डेटा आइटम प्रीवियसली रिटन बाई टी आई। सेम उसी तरीके से टी जे हमारा क्या कर रहा है, उस डेटा आइटम को रीड कर रहा है जो डेटा आइटम ऑलरेडी टी वन रीड कर चुका है। द कमिट ऑपरेशन इन टी आई अपीयर्स बिफोर द रीड ऑपरेशन ऑफ टी जे। अब देखो इसमें क्या था, कमिट ऑपरेशन टी वन का हो जाए इससे पहले कि ये कमिट करे। ये रीड और राइट कर सकता है कमिट करने से पहले, बट कमिट नहीं कर सकता इसके कमिट करने से पहले, ठीक है। और कास्केडलेस में क्या हो जाता है, यहाँ पे रीड भी नहीं कर सकता कमिट करने से पहले, राइट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई ऊपर से ट्रांजैक्शन आ रही है हमारी तो यहाँ पे राइट कर सकता है, बट रीड नहीं कर सकता जब तक इसने कमिट ना कर दिया हो, ठीक है। एक बार टी वन कमिट कर देगा उसके बाद ये रीड कर सकता है, ठीक है, बट राइट कभी भी कर सकता है, रीड उसके बाद ही करेगा, ठीक। कास्केडलेस का ये रूल होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या होती है हमारी स्ट्रिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। Strict serializability here if every value written by a transaction T is not read or changed by other transaction until T either aborts or commit। मतलब कि ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल इसलिए होता है, इसमें क्या रूल है हमारा, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जब तक हमारा T1 पूरी वैल्यू को रीड राइट और कमिट नहीं कर लेगा, ठीक है, तब तक T2 ना उस वैल्यू को रीड कर सकता है, ना उस वैल्यू को राइट कर सकता है और ना उस वैल्यू को कमिट कर सकता है, ठीक है। मतलब कि एक बार ट्रांजैक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगी किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा के साथ, उसके बाद ही T2 उस डेटा पे काम करेगा या कमिट करेगा या उसको रीड और राइट करेगा, ठीक है। ना रीड कर सकता है इससे पहले, ना राइट कर सकता है इससे पहले, और कमिट तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। सो ये हमारा स्ट्रिक्ट शेड्यूल में आता है। मैं फिर से अगर बताऊं आपको कि क्या होता है ये चीज़ें, तो देखो रिकवरेबल में क्या हो रहा था, रिकवरेबल में रीड कर सकता है T1, राइट कर सकता है T1, उसके बाद T2 हमारा रीड राइट कर सकता है, बट जब तक ये कमिट नहीं करेगा तब तक ये कमिट नहीं कर सकता, ठीक है। कास्केडलेस में क्या था, रीड कर सकता है T1, राइट कर सकता है T1, कमिट किया T1 ने, ठीक है। जब ये कमिट कर देगा तब इसमें रीडिंग होगी, अदरवाइज इसमें रीडिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे ऊपर रीडिंग हो सकती थी बट कमिट से पहले कमिट नहीं हो सकता था, बट यहाँ पे कमिट से पहले रीडिंग भी नहीं हो सकती। राइट कर सकता है, रीड नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें न रीड कर सकता है, न राइट कर सकता है, न कमिट कर सकता है जब तक T1 रीड राइट और कमिट ना कर ले, ठीक है। तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। क्वेश्चन उठाओ और करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या तो फिर आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। बस मुझे बता देना कि आपने ईमेल किया है, ठीक है। लॉग बेस्ड रिकवरी, इसके बाद आता है हमारा लॉग बेस्ड रिकवरी। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन डीबीएमएस टू एंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी एंड ड्यूरेबिलिटी इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर। अगर किसी सिचुएशन में हमारा सिस्टम फेलियर होता है तो लॉग बेस्ड रिकवरी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे डेटा की कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ लॉग और अ सीक्वेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द चेंजेस इन डेटाबेस सो दैट when system failure occurs the database can be recovered to a consistent state by replaying the logs। मतलब क्या है इसका, ये एक तरीके से एक लॉग को या फिर एक सीक्वेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और उस रिकॉर्ड के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं डेटाबेस के अंदर वो सारा चीज़ें फीड रहती हैं, सो दैट कि कभी अगर सिस्टम हमारा फेल होता है, ठीक है, तो उस केस में उस लॉग के थ्रू या उस सीक्वेंशियल रिकॉर्ड के थ्रू डेटाबेस को प्रॉपरली रिकवर किया जा सके उस कंसिस्टेंट स्टेट तक जहां पे फेल होने से पहले हमारा डेटाबेस था, ठीक है। इन लॉग्स का यूज करते हैं, इन्हें रिप्ले करते हैं और हम वापस से अपने डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट पे ले आते हैं सिस्टम फेलियर के केस में। बस यही सारा गेम होता है लॉग बेस्ड रिकवरी का, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दो टाइप की होती है हमारी लॉग बेस्ड रिकवरी, ठीक है। डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन, इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। बहुत सिंपल है दोनों, डिफरेंस क्या है देख लेते हैं हम लोग फटाफट। चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन लॉग बट एक्चुअल अपडेट टू द डेटाबेस आर डिफर्ड अंटिल द ट्रांजैक्शन इज कमिटेड। मतलब कि चेंजेस जो होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते टाइम, वो सारे चेंजेस लॉग के अंदर स्टोर होते रहेंगे, बट वो चेंजेस तब तक परमानेंट नहीं किए जा सकते जब तक हमारी ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो जाती, ठीक है। वहीं पे इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो चेंजेस आर अप्लाइड इमीडिएटली इवन इफ ट्रांजैक्शन इज नॉट कमिटेड। एक्टिव ट्रांजैक्शन के टाइम पे ही यहाँ पे क्या होते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन और इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में, मेन डिफरेंस, ठीक है।
फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन के कमिट होने के बाद ही लॉग में परमानेंट फीडिंग होगी, बट यहाँ पे ट्रांजैक्शन कमिट हो या ना हो, बट जो भी चेंजेस वो करती जा रही है इमीडिएटली वो सारा कुछ लॉग के अंदर स्टोर होता जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड चांस टू रोल बैक इफ नीडेड। डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन क्या करता है, ये चांस प्रोवाइड करता है रोल बैक करने का अगर कहीं पे जरूरत पड़ गई अचानक से तो। बट इसमें क्या है, प्रोवाइड मोर कंसिस्टेंसी विद इन द ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन के बीच में कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, इससे काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है हमारा इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। इट कैन मैनेज विद लार्ज मेमोरी स्पेस, डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन हमारा लार्ज मेमोरी स्पेस को मैनेज कर सकता है। इट कैन नॉट मैनेज विद लार्ज मेमोरी स्पेस, ये हमारा लार्ज मेमोरी स्पेस को मैनेज नहीं कर सकता। लॉक्स आर होल्ड टिल द कमिट, यहाँ पे लॉक्स तब तक होल्ड होते हैं जब तक हमारा कमिट हो नहीं जाता, ठीक है। लॉक्स अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा, आगे है लॉक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे लॉक तब तक होल्ड करेगा जब तक कि कमिट नहीं हो जाती ट्रांजैक्शन। यहाँ पे लॉक रिलीज हो जाते हैं जैसे ही हमारा मॉडिफिकेशन हो जाएगा तुरंत, ठीक है। इसीलिए इसको इमीडिएट डेटा मॉडिफिकेशन कहते हैं और इसको डिफर्ड डेटा मॉडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि डेडलॉक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो सारा थ्योरी पार्ट हम लोग कवर कर लें। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, बट ध्यान से समझना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको मार्क कर लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। It occurs in a database when two or more transactions are blocked, each waiting for other to release a resource preventing progress। मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको। देखो गाइस, आप सबने रोटी तो बनाई ही होगी, ठीक है। पूड़ी बनाना भी देखा ही होगा, मतलब बनाई नहीं होगी तो देखा तो होगा ही। तो हम लोग बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कि सपोज करो कि ये एक पर्सन है और इसको रोटी बनानी है, ये एक पर्सन है इसको पूड़ियाँ बनानी है, ठीक है। ये हमारा आटा लेके बैठा है और ये हमारा पानी लेके बैठा है। अब बिना आटे और पानी को मिक्स करे ना ये अपना काम कर पाएगा और ना ये अपना काम कर पाएगा। तो इस केस में होगा क्या, ये अपना आटा उसको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये अपनी रिसोर्स को लूज नहीं करना चाहता, और ये पानी उसको नहीं देगा क्योंकि ये अपनी रिसोर्स को लूज नहीं करना चाहता। अब इस केस में क्या होगा, ना इसका काम कंप्लीट हो पाएगा और ना इसका काम कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। दोनों का काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो उस केस में हमारा डेडलॉक अराइज होगा, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट टाइम के लिए दोनों डेडलॉक स्टेट में चले जाएंगे, ना ये इसकी हेल्प कर रहा है ना ये इसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यही केस होता है हमारे डेडलॉक के साथ। यहाँ पे जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, अब वापस आ जाओ एग्जांपल से बाहर। ये जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक ट्रांजैक्शन को कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और दूसरी ट्रांजैक्शन को कुछ और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अगर एक ट्रांजैक्शन ने इस ट्रांजैक्शंस को जो रिसोर्स चाहिए उसमें से कुछ रिसोर्सेज ले ली और इसको जो चाहिए उसमें से इसने ये ले ली है, और इसके पास थोड़ी रिसोर्सेज और बची हुई हैं जो इसने पहले से ग्रैब कर ली थी, जो इसको अभी और ज़रूरत है अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इन दोनों को ही रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल पा रही क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिसोर्स लेके बैठे हैं। तो उस केस में हमारा डेडलॉक अराइज हो जाता है, ठीक है। यही सिंपल सी इसकी मीनिंग है, और आई होप इतना समझ आ गया होगा कि डेडलॉक होता क्या है और क्यों होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और डेडलॉक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें कवर करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स टू हैंडल अ डेडलॉक, ठीक है। डेडलॉक हो गया तो अब उसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोटोकॉल। इट एंश्योर दैट अ सिस्टम विल नॉट गो इन डेडलॉक स्टेट। सीधी सी बात है, डेडलॉक प्रिवेंशन क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि हमारा सिस्टम डेडलॉक स्टेट में ना जाए, ठीक है। इसके लिए ये 3 अलग अलग मेथड्स का यूज़ करता है। सबसे पहले प्री डिक्लेरेशन मेथड, फिर पार्शियल ऑर्डरिंग मेथड और टाइम स्टैम्प मेथड, ठीक है। प्री डिक्लेरेशन मेथड क्या होता है, हेयर ईच ट्रांजैक्शन लॉक्स ऑल द डेटा आइटम बिफोर इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन। मतलब कि इसमें ट्रांजैक्शन, अब जैसे इसको रिसोर्स चाहिए, इसको भी रिसोर्स चाहिए, तो ये क्या करेगी, पहले यहाँ पे ये सारी वो रिसोर्सेज ले लेगी जो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए। अभी ये वेट करेगी, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर इससे रिसोर्स लेके ये एग्जीक्यूट करेगी। तो ये हमारा प्री डिक्लेरेशन मेथड होता है, यानी पहले से एक ट्रांजैक्शन को वो सारी रिसोर्सेज दे देना जो उसको रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूशन के लिए, उसके बाद उन रिसोर्सेज को दूसरी ट्रांजैक्शन को प्रोवाइड करना जो उसके एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट है। इससे हमारा डेडलॉक नहीं अराइज होता है, ठीक है। सेकेंडली, पार्शियल ऑर्डरिंग मेथड क्या होता है हमारा, हेयर ट्रांजैक्शन कैन लॉक अ डेटा आइटम ओनली इन द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड बाय द पार्शियल ऑर्डर। मतलब कि
पार्शियल ऑर्डर के द्वारा जो भी यहाँ पे ऑर्डर स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में हो रही हैं, ठीक है। एक ऑर्डर स्पेसिफाई किया जाता है और उसी ऑर्डर के बेसिस पे जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो रिसोर्सेज लेके लॉक करती हैं और फिर एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प मेथड भी कुछ कुछ इसी तरीके का है। डेटा आइटम्स आर लॉक्ड यूजिंग टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का कुछ अपना टाइम स्टैम्प मिलता है और उस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है हमारा सिस्टम, और सो दैट वो उसको लॉक करके एग्जीक्यूट हो सके ताकि दूसरी सिस्टम्स के लिए वो रिसोर्सेज या दूसरी ट्रांजैक्शंस के लिए वो रिसोर्सेज हमें वापस मिल सके, ठीक है। सो ये कुछ मेथड्स थे जो डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। इसके अलावा हम डेडलॉक हैंडल करने के लिए डेडलॉक डिटेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन वेट्स इनडिफिनिटली टू ऑब्टेन अ लॉक, सिस्टम शुड डिटेक्ट वेदर द ट्रांजैक्शन इज इन डेडलॉक और नॉट। सिस्टम कैसे डिटेक्ट करता है कि डेडलॉक अराइज हुआ है? देखो, सिस्टम ऐसे डिटेक्ट करता है कि जब कोई ट्रांजैक्शन हमारी इनफाइनाइट टाइम के लिए या इनडिफाइनाइट टाइम के लिए, ऐसा टाइम जिसको डिफाइन ना किया जा सके, उतने टाइम के लिए अगर वो लॉक नहीं कर पा रही, ठीक है, वो लॉक नहीं हो पा रही है और एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, तो सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि ट्रांजैक्शन में डेडलॉक हो सकता है या डेडलॉक होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, ठीक है। वेट फॉर ग्राफ इज यूज टू आइडेंटिफाई डेडलॉक बाय डिटेक्टिंग साइकिल इन द ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जिस वजह से हमारा डेडलॉक डिटेक्शन हो पाता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है? साइकिल्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था T1 है, ठीक है, ये T2 से कुछ रिसोर्सेज चाहती है। T2 है, ये T1 से कुछ रिसोर्सेज चाहती है। दोनों एक दूसरे को रिसोर्सेज नहीं देना चाहते, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे को रिसोर्सेज नहीं देना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे से रिसोर्सेज चाहते भी हैं, तो इस केस में क्या होगा? एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी और इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी और एक डेडलॉक अराइज हो जाएगा, ठीक है। रिकवरी फ्रॉम अ डेडलॉक की अगर बात करें तो इसके भी कुछ पर्टिकुलर तरीके होते हैं, जैसे कि 3 तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ अ विक्टिम। डेडलॉक से रिकवर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ अ विक्टिम। हमें विक्टिम को सेलेक्ट करना है, यानी कि फाइंडिंग मिनिमम कॉस्ट ट्रांजैक्शन टू बी रोल्ड बैक टू ब्रेक द डेडलॉक। मतलब कि अब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं डेडलॉक के केस में, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा? जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या करेगा? वो मिनिमम कॉस्ट ट्रांजैक्शन को उठाएगा वहाँ से, ठीक है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन में से जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी उसको पिक करेगा और उसको रोल बैक कर देगा ताकि डेडलॉक को ब्रेक किया जा सके। ये पहला मेथड होता है। सेकेंडली, रोल बैक। रोल बैक, देखो यहाँ भी रोल बैक हो रहा है, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके उसे रोल बैक करा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टोटल रोल बैक करा लेते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन पूरी को रोल बैक कराएंगे और वापस से रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सबसे सिंपल मेथड होता है डेडलॉक को अवॉइड करने का। स्टारवेशन की अगर बात करें, इफ सेम ट्रांजैक्शन रिपीटेडली गेट्स टर्मिनेटेड, इट कैन लीड टू स्टारवेशन फॉर दोस ट्रांजैक्शन। देखो, स्टारवेशन का सिंपल सा मतलब है कि भूख से मौत होने की चांसेस, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके का गेम यहाँ भी है। स्टारवेशन का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन रिपीटेडली यानी कि बार बार टर्मिनेट करी जा रही है, ठीक है, जो कॉस्ट बेसिस पे यहाँ से, जैसे यहाँ पे आपने देखा था, कॉस्ट बेसिस पे हम एक ट्रांजैक्शन को पिक कर रहे थे और उसको रोल बैक करा रहे थे। तो अगर ये प्रोसेस बार बार किसी सेम ट्रांजैक्शन के साथ रिपीट किया जाता है तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन हमारी स्टारवेशन में चली जाती है, ठीक है। यही इसका मतलब है, ठीक है, और ये हमारा डेडलॉक रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये तीनों मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेडलॉक रिकवरी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है। डेडलॉक प्रिवेंशन में सबसे पहले आता है हमारा लॉक ऑर्डरिंग, ठीक है। रिक्वायर्स ट्रांजैक्शन टू एक्वायर लॉक्स इन अ प्री डिफाइंड ऑर्डर। लॉक करने का भी एक ऑर्डर हो पर्टिकुलर, ठीक है, कि पहले एक ट्रांजैक्शन हमारी लॉक लगाएगी, वो अपना एग्जीक्यूट करेगी, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन रिसोर्सेज लेके लॉक करेगी, फिर वो एग्जीक्यूट करेगी। तो लॉक को एक ऑर्डर में देना, ठीक है, मतलब कि रिसोर्सेज को एक ऑर्डर में प्रोवाइड करना, सो दैट मल्टीपल ट्रांजैक्शन बिना किसी डेडलॉक के चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकें या ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा लॉक ऑर्डरिंग होता है। इसके बाद हमारा क्या आएगा? इसके बाद डेडलॉक प्रिवेंशन में हमारा टाइम आउट। टाइम आउट यानी कि असाइन मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ट्रांजैक्शन टू एक्वायर लॉक। मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा सिस्टम होता है वो हर एक ट्रांजैक्शन को कुछ टाइम लिमिट प्रोवाइड करता है कि अगर उस टाइम लिमिट के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो वापस से उसको क्या किया जाए? रीस्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। टू फेज लॉकिंग, 2PL। देखो, पहली चीज़ मैं बता दूं, ये सब चीज़ें जो आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो ये यूनिट 5 के अंदर पूरा ब्रीफ में है, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे तो ब्रीफ में देख रहे हैं हम, ठीक है।
टू फेज लॉकिंग क्या होती है? 2PL, एक्वायरिंग ऑल नीडेड लॉक्स बिफोर एनी लॉक इज रिलीज्ड एंड होल्डिंग ऑल लॉक्स अंटिल द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब कि जितने भी लॉक्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सारे लॉक को बिना किसी लॉक को रिलीज करे सारे लॉक्स को होल्ड करके रखना जब तक कि हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये हमारा टू फेज लॉकिंग के अंदर आता है। वेट डाई एंड वाउंड वेट स्कीम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर टाइम स्टैम्प बेस्ड स्कीम्स आर यूज्ड वेयर ट्रांजैक्शन आर कैटेगराइज्ड एज यंग एंड ओल्ड बेस्ड ऑन देयर स्टार्ट टाइम्स। मतलब कि यहाँ पे होता क्या है, टाइम स्टैम्प बेस्ड स्कीम है। पहली बात, ये दोनों टाइम स्टैम्प बेस्ड स्कीम है। इसके अंदर होता क्या है, हमारी जो ट्रांजैक्शन है उनको यंग और ओल्ड के बेसिस पे कैटेगराइज करा जाता है उनके स्टार्ट टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस टाइम वो स्टार्ट हुई है उसके अकॉर्डिंग वो यंग या ओल्ड होती हैं, ठीक है। यंग ट्रांजैक्शन रिक्वेस्टिंग अ लॉक हेल्ड बाय एन ओल्ड ट्रांजैक्शन में आइदर वेट और बी अबॉर्टेड। मतलब कि जो यंग ट्रांजैक्शन है हमारी, जो रिक्वेस्ट करती रहती है ओल्ड ट्रांजैक्शन को रिसोर्सेज के लिए या लॉक के लिए, वो आइदर वेट कर सकती हैं या फिर वो अबॉर्ट हो सकती हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं वेट डाई स्कीम, जहां पे वेट और अबॉर्ट का केस आता है, ठीक है। एंड रीस्टार्ट, या फिर रीस्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि वाउंड वेट स्कीम, ठीक है, जहां पे रीस्टार्ट का केस है वहां वाउंड वेट स्कीम, और जहां वेट और अबॉर्ट का स्कीम अबॉर्ट का केस है वहां पे वेट डाई स्कीम, ठीक है। प्रिवेंटिंग डेडलॉक साइकिल, मतलब कि आइदर ये वेट डाई स्कीम को फॉलो करें, यहाँ पे यंग वालों की बात हो रही है, ठीक है, यंग वाले जिनको ओल्ड से रिसोर्सेज चाहिए या लॉक चाहिए बट उन्हें नहीं मिला, तो उस केस में या तो ये वेट या अबॉर्ट हो जाएंगी, यानी कि वेट डाई स्कीम फॉलो करेंगी, या तो ये रीस्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि वेट वाउंड वेट स्कीम फॉलो करेंगी, जिससे कि हमारा डेडलॉक साइकिल क्रिएट ना हो, ठीक है। सो इतना समझ आ गया होगा आई गेस, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में अगर सबसे पहले मैं समझाऊं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता क्या है, तो अनलाइक अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वेयर ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल लोकेशन, अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट डेटा अक्रॉस डिफरेंट साइट्स और सर्वर्स। मतलब कि एक हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम होता है जहां पे सारा डेटा हमारा स्टोर होता है, ठीक है। बट उस सिस्टम के बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, इसमें मल्टीपल लोकेशंस पे, यानी कि ये डेटाबेस हमारा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यही काम होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का, ठीक है, डिफरेंट साइट्स और सर्वर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे फ्रेगमेंट्स इंटरनली एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जैसे कि हमारा होता, अगर हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता तो हमारे सारे यूजर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते और जिनको डेटा रिक्वायरमेंट्स होती है वो डायरेक्टली फेच कर सकते थे। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पे डेटाबेस हमारा अलग अलग फ्रेगमेंट्स में होता है और मल्टीपल यूजर्स उन मल्टीपल फ्रेगमेंट्स से कनेक्टेड होते हैं और उनके थ्रू डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम होता है, यानी TDBMS, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज की अगर बात करें तो ये हाई एफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ छोटी छोटी ब्रेकडाउन है, तो एक पर्टिकुलर पे, अब अगर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस पे 50 60 100 200 1000 यूज़र काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में वहाँ पे एफिशिएंसी काफ़ी लो हो जाती है। बट यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डेटाबेस डिवाइड है और हर एक फ्रेगमेंट पे कम यूज़र है, तो एफिशिएंसी सीधी सी बात है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी इसी कारण से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि फ्रेगमेंट्स अलग अलग हैं, तो यूज़र के पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। फॉल्ट टॉलरेंस इसकी ज़्यादा बेटर होती है, क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम में अगर फॉल्ट अकर होती है तो वो पूरे डेटाबेस को इम्पैक्ट करती है। बट यहाँ पे अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट में फॉल्ट अकर हो रही है तो वो सारे फ्रेगमेंट्स को इम्पैक्ट नहीं करेगी और ओवरऑल क्या होगा, उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, ठीक है, अब फ्रेगमेंट्स में है तो सीधी सी बात है परफॉर्मेंस ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है इस केस में। कॉस्ट एफिशिएंट होता है क्योंकि ये फ्रेगमेंट है, यूजर के लिए कॉस्ट एफिशिएंट होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेड डेटाबेस। बट अगर बात करें ओवरऑल की तो सेंट्रलाइज डेटाबेस ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू फ्रेगमेंट, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सीधी सी बात है, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर दोगे तो मल्टीपल चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, मल्टीपल चीज़ें उसमें फंक्शनैलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जिस वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेस कंसिस्टेंसी, इनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइज डेटाबेस। लेस सिक्योर होते हैं, किसी एक में ब्रीच करके आप मल्टीपल फ्रेगमेंट्स का डेटा एक्सेस कर सकते हो। बट सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही हाईली इंटीग्रेटेड होता है वो, ठीक है।
डेटा इंटीग्रिटी रिस्क सेम वही चीज़, इसमें इंटीग्रिटी रिस्क होते हैं जबकि सेंट्रलाइज में इंटीग्रिटी रिस्क नहीं होते। तो अगर आपको डिफरेंस भी आ जाता है ना कि सेंट्रलाइज डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, तो आप ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को यूज़ करके टोटल यहाँ पे 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप आराम से 10 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन इशू, फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी कम होती है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी हाई होती तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज आने के चांस काफ़ी लो होते हैं, ठीक है। सो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेसिस की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे और भी नए टॉपिक्स की। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है हमारा डेटा रेप्लिकेशन और डेटा फ्रेगमेंटेशन, एक तरीके से वो इसी टॉपिक का पार्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें भी फ्रेगमेंट्स की बात हो रही है और उन्हीं फ्रेगमेंटेशन की बात हम वहाँ पे करेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसके साथ वो अटैच्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है, हो सकता है ये 5 मार्क्स में और 5 मार्क्स में वो डिफरेंस पूछ लें। तो आपको अच्छे से पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ये डायग्राम बढ़िया अच्छे से बना के आना, बड़ा बड़ा बहुत ईजी डायग्राम है ये, ठीक है। और इसके अलावा डेटा फ्रेगमेंटेशन और डेटा रेप्लिकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको इवन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी दिख सकती हैं। तो अच्छे से समझ लो और अच्छे से एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। तो अगर बात करें डिफरेंस की, डेटा रेप्लिकेशन और डेटा फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे है क्रिएटिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ डेटा। डेटा रेप्लिकेशन जैसा कि नाम ही लिखा है कि रेप्लिकेट करता है ये, तो सीधी सी बात है डेटा की मल्टीपल कॉपीज बनाता है ये, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या करता है, डेटा बेस को मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है। इनहेंस फॉल्ट टॉलरेंस एंड अवेलेबिलिटी, डेटा रेप्लिकेशन फॉल्ट टॉलरेंस और अवेलेबिलिटी को इनहेंस करता है। डेटा फ्रेगमेंटेशन डेटा एक्सेस को ऑप्टिमाइज करता है। ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, डेटा रेप्लिकेशन हमारा इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो सकता है, जबकि डेटा फ्रेगमेंटेशन में हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अचीव्ड थ्रू सिंक्रोनाइजेशन, डेटा रेप्लिकेशन सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है, बट जो डेटा फ्रेगमेंटेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट इसको पड़ सकती है, ठीक है। यूज्ड इन वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, डेटा रेप्लिकेशन का यूज़ ज़्यादातर वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, जबकि डेटा फ्रेगमेंटेशन का यूज़ जो होता है वो DDBMS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी DDMS में बताया था, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो डेटा रेप्लिकेशन का एग्जाम्पल एक तरीके से आप मान सकते हो कि रेप्लिकेटिंग क्रिटिकल डेटा, किसी भी क्रिटिकल डेटा को रेप्लिकेट करना। और डेटा फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हो कि कोई एक कंट्री है, उसको रीजन वाइज, रीजन के बेसिस पे पार्टीशन कर देना, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो इसी को हमारा डेटा फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्करेंसी कंट्रोल की बात करेंगे। देखो, अब मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, कॉन्करेंसी कंट्रोल मेन अगर देखा जाए तो यूनिट 5 का पार्ट है, बट इसका कुछ पार्ट यूनिट 4 में भी है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके जो पार्ट्स हैं उनको एकदम डिटेल में हम लोग यूनिट 5 में देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा कि कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं और पार्ट्स के क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं। बट क्योंकि वीडियो लेट आ रही है तो यूनिट 5 हो सकता है रात को देर से अपलोड करूँ मैं, तो उस केस में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाता है कॉन्करेंसी कंट्रोल पे तो आप चीज़ों को बता पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस टू एंश्योर दैट डेटा इज अपडेटेड करेक्टली व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटेड इन DBMS। ये हमारा एंश्योर करता है कि किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर ट्रांजैक्शंस हमारी कॉन्करेंटली यानी एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो उस केस में जो भी डेटा अपडेशन हो रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल होता है। इसका एक और पॉइंट है यहाँ पे, इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट नीडेड टू एंश्योर कंसिस्टेंसी इन द डेटाबेस। मतलब कि ये एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर, जिसका यूज होता है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे डेटाबेस में कंसिस्टेंसी है या फिर नहीं है, ठीक है। टेक्निक्स यूज फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे कि लॉकिंग है, आइसोलेशन लेवल्स है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग है, और भी हैं, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लॉकिंग की बात करें, दिस टेक्निक प्रोवाइड्स मोर पैरेललिज्म एंड सिंप्लीफाई द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि ये पैरेलली आपको ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करता है। मतलब कि जैसे कि कॉन्करेंसी में सीधी सी बात है, हमारे कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन मतलब सेम टाइम पे, उस केस में पैरेललिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसमें हेल्प कौन करता है, हमारा लॉकिंग, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, शेयर्ड लॉक्स, एक्सक्लूसिव लॉक्स, ठीक है। शेयर्ड लॉक्स क्या होते हैं, रीड लॉक्स, और एक्सक्लूसिव लॉक्स क्या होते हैं, राइट लॉक्स।
रीड लॉक्स का काम क्या होता है, अलाउज मल्टीपल ट्रांजैक्शन टू रीड अ रिसोर्स साइमल्टेनियसली। ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को अलाउ करता है कि वो एक टाइम पे डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का सॉरी एक टाइम पे डेटा को रीड कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव लॉक्स में क्या होता है, एंश्योर एक्सक्लूसिव एक्सेस टू अ रिसोर्स प्रिवेंटिंग अदर ट्रांजैक्शन फ्रॉम रीडिंग और राइटिंग टू इट। मतलब कि ये एक्सक्लूसिव एक्सेस प्रोवाइड करता है किसी भी रिसोर्स को। अब देखो जैसा कि नाम है शेयर्ड है, तो इसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। ये एक्सक्लूसिव है, इसमें पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए एक बार में एक ट्रांजैक्शन को अलाउ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक रिसोर्स का एक्सेस अलाउ होता है, साथ ही साथ अदर ट्रांजैक्शंस को उस टाइम ये अलाउ नहीं होता कि वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स में किसी तरह की रीडिंग या फिर राइटिंग मतलब कर सकें, उसमें उसको मॉडिफाई कर सकें, ठीक है। ऐसा कुछ अलाउड नहीं होता एक्सक्लूसिव लॉक्स के केस में, बट शेयर्ड के केस में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रीड कर सकती हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। आइसोलेशन लेवल आता है इसके बाद हमारा। आइसोलेशन लेवल मतलब आइसोलेशन से ही रिलेटेड है। मतलब क्या इसका, आइसोलेट वन ट्रांजैक्शन फ्रॉम अदर कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर देखा था, आइसोलेशन का काम वो क्या कर रहा था, एक ट्रांजैक्शन को आइसोलेट कर दे रहा था ताकि अदर जो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन हमारे सिस्टम में हो रही हैं ना वो उस ट्रांजैक्शन से इम्पैक्ट हो, ना वो ट्रांजैक्शन उन ट्रांजैक्शन से इम्पैक्ट हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग की अगर बात करें तो असाइन यूनिक टाइम स्टैम्प टू ईच ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन इट्स स्टार्ट टाइम हेल्प रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बाय अलाउिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द टाइम स्टैम्प। मतलब कि ये हर एक ट्रांजैक्शन को एक यूनिक टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उस टाइम स्टैम्प के ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी रिसोर्सेज प्रोवाइड होती हैं उनको, ताकि हमारी ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो सकें, ठीक है। सो आई होप टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल यानी कि MVCC। इसमें क्या होता है, बिफोर एनी ट्रांजैक्शन मेक चेंजेस इन अ डेटाबेस MVCC टेक्स स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस एंड ईच ट्रांजैक्शन सीज अ स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस एग्जिस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब कि इसका काम क्या होता है, ये स्नैपशॉट ले लेता है डेटाबेस का जब भी कोई ट्रांजैक्शन उस डेटाबेस के डेटा के साथ छेड़छाड़ करती है या उसमें कोई भी तरह का चेंजेस करती है, ठीक है। और उस स्नैपशॉट को लेने का फ़ायदा क्या होता है कि जो भी अगली ट्रांजैक्शन आने वाली है या जो ट्रांजैक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रही है वो उस स्नैपशॉट को देखती है और ये कंफर्म करती है कि हाँ जो जिस स्टेट में डेटा हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले था सेम उसी स्टेट में डेटा हमारा ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद भी होना चाहिए, ठीक है। जो भी परमानेंट चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को कंसीडर करना होता है, बट यहाँ पे केस ये है कि डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मेन गोल ये होता है स्नैपशॉट लेने का कि पहले हमें पता चल जाए कि हमारे पास क्या डेटा था, किस फॉर्म में था, बाद में हमें पता चल जाए कि क्या डेटा था, किस फॉर्म में था, तो हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इसमें डेटा लॉस तो नहीं हुआ है कहीं बीच में, ठीक है। सो ये सारा काम किसका होता है, हमारा मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल का, ठीक है। इसके बाद टू फेस लॉकिंग हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी, हम लोग एक बार और देखेंगे और अभी एक बार यूनिट 5 में फिर से देखेंगे, ठीक है। फिर उसमें डिटेल्ड पूरा है टू फेस लॉकिंग। टू फेज लॉकिंग क्या होता है, इन ग्रोइंग फेज ट्रांजैक्शन एक्वायर लॉक। जब ग्रोइंग फेज होता है हमारा तो उस केस में ट्रांजैक्शन जो है वो लॉक एक्वायर करती हैं, और जब श्रिंकिंग फेज होता है तो वो लॉक को रिलीज करती हैं। वंस अ ट्रांजैक्शन रिलीजेज अ लॉक इट कैन नॉट एक्वायर न्यू लॉक। जब भी ट्रांजैक्शन हमारी लॉक को रिलीज करेगी तो वो वापस से न्यू लॉक को एक्वायर नहीं कर सकती, ठीक है। एक बार में एक लॉक ही एक्वायर कर सकती है हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन, ठीक है। Concurrency control mechanisms are essential for maintaining data consistency and integrity in multi-user environment। मतलब कि कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म क्या करते हैं, ये एसेंशियल होते हैं हमारे डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए किसी भी मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो समझ आ गई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यूनिट 4 थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें से हम लोगों ने वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स गाइस। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके विजिट कर सकते हो। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस प्लेलिस्ट के ऊपर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड दिस रिस्पेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।